वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो कि दिल्ली से आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। बाकायदा दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का पीक बन चुका है। और ये आंकड़ों के जरिए उन्होंने दरअसल कहा है कि कुछ दिन पहले तक दिल्ली में रोजाना करीब 28,000 केस आ रहे थे, जो घटकर 12,500 के करीब पहुंच चुके हैं। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो कुछ समय पहले तक 36% थी, वो भी घटकर 19% पर आ गई है। सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि ये तब हो रहा है जब दिल्ली में रोजाना करीब 80,000 टेस्टिंग हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अभी कोविड अस्पतालों में 3,500 बेड खाली हैं। जरा और भी डिटेल में सुनते हैं क्या कहा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। दिल्ली के अंदर ट्रेंड रिवर्सल जो था वो लगभग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट हो गया था। लग रहा था कि कम होना स्टार्ट हो गया। तब भी मैंने कहा था कि कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता। कंफर्म है कि यहाँ पीक तो लगता है कम हो गया है। जी, तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में किस तरीके से जो कोरोना का पीक बन चुका है, ऐसा खुद सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आई है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल में इसके मायने समझते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सुनीला, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले दिल्ली के ही कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि दिल्ली में पीक बन चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक आंकड़े जो 28,000 थे वो घटकर 12,000 हो गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 19% पर पहुंच गई है। क्या ये माना जाए आंकड़ों के दम पर कि वाकई दिल्ली में पीक बन चुकी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले लगातार हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि केसेस का जो कमी आ रही है केसेस में वो लगातार आ रही है और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम ये भी माने कि हमारी टेस्टिंग पहले 1 लाख थी और अब थोड़ी कम हुई है, परंतु हमारे आंकड़ों से ये भी पता चलता है, जो कि बेड एडमिशंस के मामले में हम पता लगाते हैं कि हमारे बेड एडमिशंस भी अभी काफी नंबर ऑफ बेड जो है काफी खाली हैं पुराने पिछले हफ्ते के मामले में। तो ये जरूर हम कहेंगे, और हम वेट भी कर रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली में केसेस आ रहे हैं तो पीकिंग जल्दी आएगी। और सिमिलरली ये हालत हम मुंबई में भी देख रहे हैं। तो प्राइमरी जो है हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि पीकिंग दिल्ली में आएगी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम ये देखें, परंतु इसको हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी आगे जाके कि नंबर ऑफ केसेस कंसिस्टेंटली सेम रहते हैं और उसको मैच करना पड़ेगा हमें। नंबर ऑफ टेस्ट से कितने टेस्ट हम कर रहे हैं, हमारे एडमिशंस किस प्रकार के हो रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर सुनीला, मैं इनफैक्ट इसी से आपसे बात समझना चाहती हूँ, जो हमारे जरिए कई लोग भी जानना चाहते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, या तो टेस्टिंग में डिले है 2 से 3 या 5 दिनों का, अब भी वेटिंग में है। तो टेस्टिंग का जो पॉजिटिविटी रेट है या नए केस बढ़ने से कितना कनेक्शन है, ये समझना जरूरी है। 80,000 टेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक 1 लाख से ऊपर भी टेस्टिंग हो रही थी, तब मामले ज्यादा थे। क्या टेस्टिंग और नंबर के बढ़ने या घटने का आपस में कनेक्शन है? देखिए, टेस्टिंग ट्रैकिंग का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जितने हम टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम टेस्ट करेंगे, और ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि एक केस के अगेंस्ट हमको 30 केसेस को जरूर टेस्ट करना चाहिए, यानी कि 30 उसके कॉन्टेक्ट जो हैं। परंतु कई बार अगर कॉन्टेक्ट नहीं भी पता चलते तो 25 से 30 के बीच में हमें जरूर वो टेस्ट करना चाहिए। और हम जब अब देख रहे हैं कि दिल्ली में केसेस लगभग 18-19 हज़ार के करीब हैं, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो टेस्टिंग हमारी अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक हो रही है करके। तो जहाँ तक टेस्ट के रिजल्ट की बात है, ये ओवरऑल टेस्टिंग का सिस्टम पे स्ट्रेन है, क्योंकि हमारे बैकलॉग काफी सारा था करके, तो इसलिए। परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसको भी स्मूथ लाइन किया जा रहा है और लोगों को टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, परंतु वो उस दिन की रिपोर्ट में जुड़ जाती है जाके। यानी कि मैंने अगर 3 दिन पहले टेस्ट कराया तो वो भी मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट उसी दिन में चली जाएगी, या नेगेटिव रिपोर्ट जो भी होगी। तो ये टेस्टिंग का और ट्रैकिंग का आपस में बहुत क्लोज संबंध है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिकली हमारा इन्फेक्टिविटी रेट कितना है, और इसी हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, और इसको हम पर 1000 पॉपुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली हमारा डे बाय डे कम आता जा रहा है करके।
और इसको हम कोरिलेट बेड एडमिशन छोटा सा सवाल आपसे। हेलो, ओके, बेड एडमिशन से भी कोरिलेशन देखना जरूरी है। एक डॉक्टर सुनीला, एक छोटा सवाल आपसे पॉजिटिविटी रेट को लेकर है। 36% से घटकर 19% पर पॉजिटिविटी रेट। एक अच्छी पॉजिटिविटी रेट या कम पॉजिटिविटी रेट कौन सी मानी जाती है? देखिए, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रेट तो ये है कि जब हम 5% से कम आ जाएं, ठीक है ना। तो 5% से कम का मतलब हमारा डिजीज अंडर कंट्रोल है। तो इसको आने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु अगर हम 32-33% से अगर हम 18% पे आ गए तो ये भी हम लगभग 50% हो गया। परंतु हमारी टेस्टिंग उस हिसाब से कम नहीं हुई, टेस्टिंग हमारी लगभग उसी मात्रा में चल रही है करके। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे कि हमारी टेस्टिंग और हमारी जो पॉजिटिविटी है बेसिकली प्राइमरली दोनों ही एक सही मात्रा में इंडिकेट कर रही है हमारी कि हमारा जो डिजीज है यानी कि कोविड-19 जो है वो पीक कर रहा है। और सिमिलरली ये ट्रेंड हम मुंबई में देख रहे हैं। जी डॉक्टर सुनीला, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक जरूरी जो बात है जो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है वो बताना जरूरी है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल जी ने कहा है कि सिर्फ 2 कंपनियां ही वैक्सीन का प्रोडक्शन न करें, वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो सार्वजनिक किया जाए और कई कंपनियां वैक्सीन बनाएं जिससे वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, डिमांड सप्लाई में जो गैप है वो कम हो सके और पूरे देश को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन लगाई जा सके। पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है, वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। डॉक्टर सुनीला, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा है, उनके सुझाव पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं पेटेंसी राइट्स की। ये पेंडेमिक टाइम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोब में यानी कि विश्व भर में जरूरत है। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये पेटेंसी राइट्स को हम खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो हैं पेटेंसी राइट्स को शेयर करें, ताकि जितने भी देशों में ज्यादा से ज्यादा कंपनी अगर वैक्सीन बना सकती हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पाएंगे वैक्सीनेशन। बिल्कुल, लेकिन ये जो एक डिमांड सप्लाई है वो कितनी जल्दी हम इसको इस पूरी जो गैप है उसको कम कर सकते हैं? मतलब जितनी रेट से अभी फिलहाल वैक्सीनेशन हो रहा है, राज्यों का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। दिल्ली में भी खुद सरकार ने बोला है कि कुछ ही दिनों का अभी उनके पास जो है वो कोटा बचा हुआ है। तो कितनी रेट होनी चाहिए वैक्सीनेशन की अभी प्रेजेंट टाइम्स में, जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल हो सके? देखिए, अभी अगर आप मेरे को बात करेंगे तो अगर मैं देश भर का आंकड़ा लूं तो प्राइमरीली हमको वैक्सीनेट करना है इमीडिएटली 90 करोड़ लोगों को और 2 डोजेज देनी है तो 180 करोड़ को। दिल्ली की जनता हमारी 2 करोड़ है और इसमें से भी अगर हम 80% लेंगे तो करीबन हमें 1.6 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख लोगों को करना होगा वैक्सीनेशन। तो उसके लिए अभी हमारे पास में केवल 2 ही कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। परंतु अभी धीरे धीरे जैसे अब हमारे पास में स्पुतनिक वैक्सीन भी आएगा और हमारे ज़ाइकोविड कैडिला की वैक्सीन है वो भी आएगी करके, जो कि लगभग 1 करोड़ वैक्सीन 1 महीने के बनाएगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसकी आपूर्ति जो है वो पूरी कर पाएंगे, क्योंकि 1 वैक्सीन या 2 वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, हमें देश में 5 से 6 वैक्सीन लगेंगे। और परंतु बेहतर यही होगा कि हम पेटेंसी राइट्स को खत्म करके आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन है हम उसको इंडिया में बना सकें और बाकी देशों में भी बना सके, ताकि इसकी वैक्सीन की हम भरपाई कर सकें, ताकि सबको वैक्सीन मिल सके। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर सुनीला यही होगा कि अभी जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट अभी फिलहाल भारत में बहुत ज्यादा एक्टिव है,
लोगों के मन में यही सवाल है कि जो वो वैक्सीन ले रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है अगेंस्ट न्यू वेरिएंट की नहीं, और आगे भी जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, जो नई वैक्सीन भी आएंगी, उनको लेकर लोगों के बीच में आप थोड़ा भ्रम प्लीज दूर कीजिए। देखिए, ये तो मैं बार बार ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम वेरिएंट से निजात पाएंगे। तो हमें आज की तारीख में जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि वायरस बहुत फास्ट अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, यानी कि उसमें म्यूटेशन हो रहा है। और जितना हम देर करेंगे तो बेसिकली हमारे को ये वैक्सीन भी ज्यादा असर नहीं दिखाएंगे। तो बहुत ये आवश्यक है कि आज की तारीख में वैक्सीन इफेक्टिव है, परंतु हम ये भी धीरे धीरे डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज ये देख रही हैं कि वैक्सीन की म्यूटेशन को देखते हुए किस तरह से हमें वैक्सीन को चेंज करना पड़ सकता है। परंतु आज की तारीख में दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। इवन स्पुतनिक भी बहुत इफेक्टिव है। जो नया वैक्सीन स्पुतनिक वी जो आया है वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो हम ये लोगों से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, डॉक्टर सुनीला गर्ग, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जी बिजनेस पर शामिल हुई और कई बातों पर आपने क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी। हमारे साथ जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, भारत में कोविड का अपडेट, बीते 24 घंटे में 3,29,379 नए केस दर्ज किए गए हैं कोविड के। हाल ही में आ रहे कोरोना के मुताबिक ये जो आंकड़ा है कुछ हद तक कंट्रोल में लग रहा है। राहत की बात यह भी है कि 24 घंटे में देश में करीब 3,55,000 से ज्यादा लोग कोविड को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इसी के कारण एक्टिव केस में भी कटौती हुई है। बीते 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 25,000 तक कम हुई है और बीते 24 घंटे में 3,876 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है। इस बीच दुखद खबर आई आंध्र प्रदेश से। यहां के तिरुपति में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने से 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अब इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मच गया। काफी ज्यादा लोग परेशान हो गए कि आखिरकार इस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कट गई, जिसमें 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब इस पूरे मामले पर जगनमोहन सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल कुछ और मरीज हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। आइए आपको मुंबई से खबर दे देते हैं। अगले कुछ हफ्तों में मुंबई में वैक्सीन की किल्लत खत्म होने वाली है। दरअसल बीएमसी ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और इस प्लान के तहत मुंबईकर्स को फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन भी मिलने वाली है। पूरी खबर समझते हैं, हमारी सहयोगी एकता सूरी हमारे साथ है। एकता, बीएमसी का जो ये मास वैक्सीनेशन प्लान है जिसमें फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन भी शामिल है, कैसा है ये, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जी बिल्कुल स्वाति, जैसा कि आप बता रही थी कि मुंबईकर्स को जो फॉरेन वैक्सीन हैं वो भी मिल सकती हैं। इसके लिए बीएमसी ने एक ग्लोबल टेंडर निकाला है जो अगले 3-4 दिन के अंदर फ्लोट होगा। उस टेंडर के हिसाब से पहला टेंडर जो है वो 50 लाख डोजेस का होगा, लेकिन प्लान ये है कि शहर को 1.5 करोड़ डोज मिल सके और वो ग्लोबल टेंडर के जरिए हो सके। यहाँ मैं बता दूं कि महाराष्ट्र जो राज्य सरकार है उनका अलग ग्लोबल टेंडर होगा और बीएमसी का अलग ग्लोबल टेंडर होगा, क्योंकि बीएमसी जो है वो एक तरह से देश की सबसे रिच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और इस ग्लोबल टेंडर के जरिए 50 लाख जो फर्स्ट डोजेस का जो टेंडर है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो बॉर्डरिंग नेशंस है, जैसे कि चाइना की यहाँ पर खास बात की गई है कि चाइनीज वैक्सीन उस टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मॉडर्ना हो गई, फाइजर हो गई, स्पुतनिक हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, वो सभी वैक्सीन जो यूएस, यूके, यूरोप में लोगों को दी जा रही है, वो वैक्सीन प्रोक्योर करने का बीएमसी का इरादा है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब से 18 to 44 एज ग्रुप की वैक्सीनेशन ड्राइव शहर में शुरू हुई है, अब तक सिर्फ 25,000 लोगों को ही पहली डोज मिल पाई है। और अगर यही स्पीड रही तो बीएमसी का ये मानना है कि जो भी वो काम कर रहे हैं कोरोना की लहर से बचने के लिए, वो धीरे धीरे असफल हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा रामबाण है और देश में वैक्सीनेशन की किल्लत है। यहाँ पर अगर बीएमसी के पास बजट है तो जो महाराष्ट्र के गाजी मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी ट्विटर पर ये साफ किया कि बीएमसी को हरी झंडी मिल चुकी है कि वो ग्लोबल टेंडर निकाले और ग्लोबल टेंडर के जरिए जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन की डोजेज है, वो शहर को मिल सके और 18 to 44 एज ग्रुप जो है
उसके लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्मूथ हो सके। यहाँ पर ये भी प्लान किया जा रहा है कि पहले 35 टू 44 एज ग्रुप को वैक्सीनेशन दी जाए, उसके बाद 18 टू 44 के जो बाकी है 18 टू 33 उस एज ग्रुप को वैक्सीन दी जाए। लेकिन ये बात की बात है क्योंकि पहले जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर करने का मामला है और उसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रही है बीएमसी। स्वाति। ओके, बहुत शुक्रिया एकता। बीएमसी के इस वैक्सीनेशन प्लान पर जो ग्लोबल टेंडर वो देने वाली है फाइजर या मॉडर्ना जैसे वैक्सीन के लिए भी, उस पर पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत देश के अलग अलग शहरों में हो रही है, उसके लिए अलग अलग प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत झारखंड के टाटा नगर से 1860 किलोमीटर का सफर महज 30 घंटों में तय कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु पहुंची। इस ट्रेन को लाने के लिए रेलवे ने एक विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बेंगलुरु के इनलैंड कंटेनर व्हाइटफील्ड में मौजूद हूं और मेरे पीछे जिस ट्रेन को आप देख पा रहे हैं ये कर्नाटका पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, जो अपने साथ 6 क्रायोजेनिक कंटेनर लेके आई है। प्रत्येक कंटेनर के अंदर में 20 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि कुल 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इस वक्त कर्नाटका पहुंच चुका है। इस ट्रेन का सफर जमशेदपुर से सोमवार की सुबह 3 बजे शुरू हुआ था और 1860 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन ने महज 30 घंटों के अंदर में समाप्त किया है। इस ट्रेन को यहाँ तक लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, यानी कि ट्रेन को ना कहीं रोका गया और ना इसे कहीं क्लियरेंस की जरूरत पड़ी। जिस गति से कर्नाटका में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इस ऑक्सीजन ट्रेन का यहाँ आना एक बहुत बड़े राहत की खबर है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। चलिए अब आपको एक और पॉजिटिव खबर देते हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए हौसला देती है। खबर है श्रीनगर से। अब आप खुद सोचिए, एक आदमी जो कि खुद किसी बीमारी से जूझ रहा हो, नाक में ऑक्सीजन की नली हो, तो वो क्या कर सकता है? अपने घर पे आराम करेगा। लेकिन श्रीनगर में ऐसा ही एक आदमी है जो कि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए रिपोर्ट। नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई है, बगल की सीट पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर है। ये तस्वीर श्रीनगर के मंजूर अहमद की है। मंजूर पेशे से ड्राइवर है और इस महामारी में जब स्वस्थ लोगों को सांस की परेशानी हो रही है, स्वस्थ लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। ऐसे में मंजूर अपनी जान को जोखिम में डालकर जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगे हैं। दरअसल मंजूर अहमद अस्थमा के मरीज हैं। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के वो नहीं रह सकते हैं, लेकिन घर का खर्च चलाना है और अपने लिए भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना है। इसके लिए वो बिना अपनी जान की चिंता किए ऑक्सीजन सिलेंडर लोड करने वाली गाड़ी चलाने में लगे हैं। मंजूर अहमद साहस की जीती जागती मिसाल है। जब पूरा शहर लॉकडाउन में है और लोग घरों से बाहर आने को कतराते हैं, ऐसे में मंजूर अहमद जो खुद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, बाहर आते हैं और अपना ये लोड कैरियर लेकर सामान ढोते हैं। और कौन सा सामान? ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ से लेते हैं। और जो नीडी लोग हैं आजकल के दौर में, जो सबसे अहम चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन को उन तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा वो इस लोड कैरियर में बहुत सारा और माल भी ढोते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को भी चलाना। मंजूर अहमद खुद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हर महीने तकरीबन 30 से 40 सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें होती है। इस मुश्किल समय में वो चाहते तो आराम कर लेते, लेकिन मंजूर कहते हैं कि धर्म मांग कर खाने की इजाजत नहीं देता और इस मुश्किल समय में लोगों की मदद करके जो थोड़ा कमा लेंगे, उससे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। देखिए इतना मुश्किल तो है, मगर क्या करे, ये तो फर्ज ऐन है। अयाल तो एक अहम चीज़ है इंसान के लिए, हर एक के लिए अयाल सबसे बड़ा चीज़ है। बाल बच्चे वाले इंसान के लिए ये एक ज़रूरी बात होता है। अब जब मेरे हाथ पाँव अल्लाह ताला ने ठीक रखे, तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कमाने के लिए। आते हैं कभी कभार फ़ोन आते हैं, या ऑक्सीजन लेना है, उधर जाना है, इधर जाना है, तो मुझे मज़दूरी के लिए जाना होता है। जब फ़ोन आता है तो मैं जाता हूँ,
और खुसूसन मुझे अपने लिए लाना होता है, इसके लिए मुझे रोज़ निकलना पड़ता है ज़रूरी। मंजूर अहमद उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। मंजूर अहमद उस जिंदा दिली का नाम है जो मौत से डरता नहीं बल्कि उसका मुकाबला करता है। मंजूर अहमद के मजबूत इरादों को हम सलाम करते हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।